रुक करेंगे और अन्य अपडेट की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 28.12% मतदान हुआ है। देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इसी कड़ी में आपको ये अपडेट दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 28.12% मतदान किया गया है। कोंडागांव में 35.51% मतदान हुआ है। कोंटा में 15.42%, चित्रकूट में 35.81%, जगदलपुर में 29.40% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा में 27.05% मतदान हुआ है। नारायणपुर में 27.80%, बस्तर में 35.78%, बीजापुर में 17.11% मतदान हुआ है। बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती हैं, तो ऐसे में काफी बड़ा चुनाव है, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। पहले चरण में से छत्तीसगढ़ में बस्तर पर ही चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान जारी है और छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट के लिए पहले चरण के मतदान के लिए वोटिंग की जाएगी। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा, जबकि बस्तर जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। और बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जिला बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में 56 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। 17 अप्रैल को जिला बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में 100 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से माध्यम से रवाना किया गया। बस्तर लोकसभा के लिए 8 विधानसभा में कुल 1957 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मतदान केंद्र दंतेवाड़ा जिले में है और यहां 273 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सबसे कम 212 मतदान केंद्र बस्तर विधानसभा में है। इसके अलावा नारायणपुर में 265, जगदलपुर में 247, कोंडागांव में 242, चित्रकूट में 240, बीजापुर में 245 और कोंटा में 233 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 234 केंद्रों की शूटिंग भी की गई है और इस सीट पर मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने महेश कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा महेश कश्यप को चुनौती देंगे। यहां 14,59,000 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण यह सीट मानी जा रही है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर आज मतदान किया जा रहा है, जो 11 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 28% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो लगातार जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के बीच में आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है। तमाम मुद्दे हैं, कांग्रेस भी तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। नक्सल प्रभावित अति संवेदनशीलों का जिक्र करें तो यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराने मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है और इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। तो बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाओं पर वोटिंग की जा रही है। नक्सलाइट क्षेत्र में 7 से 3 बजे तक मतदान किया गया है। बस्तर जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 7 से 5 वोटिंग हुई है। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां बस्तर लोकसभा सीट पर लगातार वोटिंग जारी है और इसी पर और चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से रूपेश दुबे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कैलाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका भी। सबसे पहले कैलाश जी आप ही के पास आऊंगा और बस्तर लोकसभा सीट पर जिस तरीके से मतदान चल रहे हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं सीट पर, किस तरह का मुकाबला आगे देखने को मिलेगा? जी कैलाश जी आवाज सुन पा रहे हैं? कैलाश जी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी कैलाश जी आपकी आवाज आ रही है, मेरे पास पहुंच पा रही है। किस तरीके से मुकाबला आप देख रहे हैं? बस्तर लोकसभा सीट का जिक्र करें, तमाम मुद्दे हैं और आमने सामने की लड़ाई हम देख पा रहे हैं, चर्चा काफी हुई है। आपके नजरिए से क्या कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा कैलाश जी? देखिए, बस्तर लोकसभा सीट पे बहुत सारे मुद्दे हैं और देखिए वहां पर आप जो वोट की जारी वो चाहे कांग्रेस न्याय पत्र, उनका उतना ज्यादा असर नहीं होता। आप देखेंगे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वहां पर उनके जो विकास के लिए, रोजगार के, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए शिक्षा के लिए, उनकी जो चीजें होती है उनका फोकस होता है और वो चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीते वो हमारे इन सभी चीजों पर काफी अंदर का इलाका होता है और काफी दूरस्थ अंचल और काफी वहाँ पर आप देखेंगे विकास वहाँ पर गांव के जो दाता है वो ना तो नरेंद्र मोदी जानते ना राहुल गांधी को जानते हैं हाथ छाप और छाप। जब वहाँ
लोग जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर देखते हैं कि फूट छाप पे वोट देना है कि हाथ छाप पे वोट देना है। जबकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, बसपा के जो प्रत्याशी हैं, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भाजपा के अलावा तीसरे मोर्चे के जो वोट हैं वो भी काफी वोट गेन करते हैं, क्योंकि आप इलाका है थोड़ा संचल है। और जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशियों के बीच के मुकाबले की जो बात हो रही है, कहीं वहां पर आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अंदर तक जो काम कर जाती है, निचले स्तर तक काफी नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई, अमित शाह की सभाएं हुई, राजनाथ सिंह गए थे, तो कई बड़े नेताओं की जो सभाएं हैं वो बस्तर लोकसभा के लिए हुई है। तो वहीं आप देखेंगे कि सिर्फ राहुल गांधी एकमात्र नेता थे जो बस्तर लोकसभा में प्रचार कर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि यदि बस्तर और सुरजा और ऐसी सीटें जहां पर आदिवासी अंचल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी है, तो उनको प्रभावित करने के लिए विष्णुदेव साय खुद वहां पर कई बार गए। तो कहीं न कहीं जो आदिवासी वोट बैंक है उनको प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश की है। जल जंगल जमीन की जो बात है वो लगातार कहती आई है, और ये भी कई आरक्षण खत्म नहीं किया जाए। तो कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुकर रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से वो पिछले 5 साल तक सरकार में रहकर काम किए, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही है। और जो कवासी लखमा कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं न कहीं वो उस क्षेत्र में काफी प्रभावी माने जाते हैं, और यही वजह है कि दोनों ही दलों के बीच नेट टू नेट मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस तरह से वोटिंग का जो परसेंटेज है आप देखेंगे 12-1 बज रहे हैं और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि 30% लगभग मतदान हुए। तो वोटिंग परसेंटेज काफी धीमा इसलिए भी है कि वहां पर देखेंगे बीजापुर जो इलाका काफी सेंसिटिव इलाका है, वहां और नक्सली घटनाएं होती हैं। निश्चित तौर पर कैलाश जी देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ जो मुद्दे हैं, जनता ने किन मुद्दों को समझा है, किस दल की और जनता का रुझान दिखाई देगा रिजल्ट में, इसका देखना महत्वपूर्ण होगा। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कवासी लखमा बड़ा नाम है बस्तर से और पूर्व मंत्री हैं, तो ऐसे में चुनौती पेश करने की बात कांग्रेस कह रही है और दावा है कि यहां पर बीजेपी का सूखड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस बड़ी जीत यहां पर हासिल कर रही है। जी नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व आज प्रारंभ हुआ है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और खास करके बस्तर जैसे नक्सली क्षेत्र में जहां पर आप देखें तो बाकी कई राज्यों से की अपेक्षा बहुत तेजी से वहाँ पे मतदान चल रहा है। लगभग 35% अभी तक मतदान वहाँ पे संपन्न हो चुका है। जाहिर सी बात है नक्सलियों के भय को भी चीर कर वहाँ की जनता जो है मतदान केंद्रों में पहुंच रही है और के साथ मतदान अपना कर रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी के साथ वहाँ के मतदाता खड़ी है और उत्साह के साथ जिस प्रकार से मतदान वहाँ पे हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ बड़े वादों को पूर्ण किया जा रहा है, और मैं आपको बता दूं बस्तर के परिप्रेक्ष्य में महिला मतदाता वहाँ पे अधिक है। लगभग 70,000 महिला मतदाता पुरुषों की अपेक्षा में अधिक है। और महतारी वंदन योजना के तहत जिस प्रकार से हम लगातार उनको महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचा रहे हैं, जाहिर सी बात है मातृशक्तियों का जो सहयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। और कवासी लखमा जी बड़े नाम होंगे, बड़े नेता होंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन वो किस प्रकार से बयानबाजी और विवादित बयानबाजी करते हैं उसको भी बस्तर की जनता ने देखा है। लोकसभा में आप देखिएगा और उनको पटकनी मिलेगी और भारी अंतर से महेश कश्यप जी चुनाव जीत कर आए। बिल्कुल राहुल जी, काफी आपका भरोसा दिखाई दे रहा है, काफी आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रूपेश जी आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है और जिस तरीके से आप दावे कर रहे हैं, हमने कुछ हाल ही में जो बयान देखे हैं, कवासी लखमा का बयान काफी वायरल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान उनका दिया गया और उसको लेकर बीजेपी ने काफी मुद्दे को उठाया। तो तमाम बयान ये भी आए थे कि कवासी लखमा को बीजेपी तंज कसते हुए करी थी कि छत्तीसगढ़ के राहुल गांधी हैं कवासी लखमा। तमाम तरीके से बयानबाजी देखने को मिली थी। क्या कुछ आप कहेंगे? तमाम दावे आप कर रहे हैं लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। रूपेश जी जी नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद बस्तर के हालात बद से बदतर हो गए हैं, नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं। भाजपा के नेताओं की हत्या जब होती थी तो भाजपा के लोग कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते थे कि ये टारगेट किलिंग के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, भूपेश बघेल जी ने नक्सली उन्मूलन के लिए जो कार्य योजना बनाई, बस्तर में शांति का वातावरण था और आज बस्तर जल रहा है। ऐसी स्थिति में बस्तर की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने वाली भाजपा है उनको सबक सिखा करके उनको एहसास कराएगी कि ज्यादा दिन झूठ के पांव ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। और निश्चित रूप से प्रथम
चरण के चुनाव में कांग्रेस की प्रथम चरण के चुनाव में प्रथम चरण की जीत कवासी लखमा जी की सुनिश्चित होगी। बस्तर की जनता ये आगाज और ये आवाज और ये संदेश भाजपा को दे दी है। ठीक है, देखिए तमाम विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा रूपेश जी कि कितने आश्वस्त हैं आप, कितने बड़े अंतर से बस्तर सीट पर आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, हम आज जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता में जनता का जनमत और जनता का वोट सर्वोपरि होता है। तो इसे किसी संख्यात्मक रूप से इसको आज की तिथि में बोलना, जब तक कि मतदान पूर्ण ना हो तब तक बोलना अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी। लेकिन बस्तर क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से नगरनार स्टील प्लांट के लिए इनकी साजिश रही है, रोजगार के अवसर समाप्त किए, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और धर्मांतरण के नाम पे छत्तीसगढ़ की इस अशांतिपूर्ण वातावरण बनाने का काम भाजपाइयों ने किया है, उसके खिलाफ जनता, भाजपा के खिलाफ जनता मतदान करने के लिए आतुर है। और निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है जब हम जून में छत्तीसगढ़ में के 11 सीटों के साथ साथ हमें बस्तर की एक सीट उसमें शामिल होगी और कवासी लखमा जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, मैं कौशल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन राहुल जी एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूरे देश भर में आप देखेंगे एनडीए का गठबंधन जो है 400 पार जाएगा। हम आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ की जो बची 2 सीटें थी वो भी इस बार खींचेंगे, क्योंकि आपको बता दूं 2018 के चुनाव में महज 14 सीटों में रहकर हमने 9 सीटें जीती थी। अब तो हम 50 पार हैं और जाहिर सी बात है 2 सीट जो छूटा हुआ था, जो बहुत कम अंतर से हमने हारा था, वो सीटें बम्पर जीत के साथ में हम शामिल करेंगे। 11 सीटें छत्तीसगढ़ की इस बार हम जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो हाथ है वो छत्तीसगढ़ 11 सीटों के साथ मजबूत किया जाएगा। ठीक है, आपके अपने अपने दावे हैं, हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कौशल जी मैं आपके पास आ रहा हूं और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से मुद्दों का जिक्र हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी छवि नरेंद्र मोदी को आगे लेकर चल रही है और सीधे तौर पर फायदा भी बीजेपी को इसको मिला है। हमने विधानसभा चुनाव देखा, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नजर आती थी और कई दावे किए जाते थे कि कांग्रेस की एक तरफा सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है, लेकिन जब रिजल्ट आया, परिणाम सामने आए, तो रिजल्ट बिल्कुल जो दावे थे, जो अनुमान था उसके उलट थे, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर यहां पर चला। उसके बाद महिलाओं का बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को मिला। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में यही फैक्टर आगे भी बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे, या फिर कांग्रेस जमीन पर उतरी है, या जो अपनी पिछली भूलें हुई हैं, जो कमियां रही हैं, उन पर कुछ ना कुछ काम किया गया है? कौशल जी देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, मोदी के चेहरे पर ही लड़ता। आप देखेंगे जब घोषणा पत्र जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें लगभग 65 से 70 बार मोदी की गारंटी का जिक्र किया गया, यानी कि हर उस काम के लिए मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि वो काम लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूर्ण किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे सर्वमान्य चेहरा, उसी चेहरे को लेकर तो देश में चुनाव रहा, न सिर्फ बस्तर। तो कहीं न कहीं वो चेहरा है, उनकी जो छवि है और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आप देखेंगे लगातार चुनाव के पहले सभी केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में हो, खासकर बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर हर केंद्रीय मंत्री का दौरा हुआ, जितनी उनकी योजनाएं हैं उनको चलाया गया। तो कहीं के जो केंद्र सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता धरातल तक गए हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया पिछले 5 साल में, आप देखेंगे वो वही बात को लेकर जा रहे हैं कि उन्होंने जो नगरनार प्लांट का जो जमीन, जो टाटा का जो जमीन है वापस कराया। दूसरा, जो आदिवासियों के लिए जो उन्होंने तेंदू पत्ता के लिए जो बोनस की राशि को बढ़ाया, तो जो बहुत सारी योजनाएं जो चलाई, उन्हीं योजनाओं के दम पर वो चुनावी मैदान में उतरी है। यदि बस्तर की बात करें, कहीं न कहीं ये जो मुद्दे हैं, जो पेशा कानून की बात हो रही है, पेशा कानून जिसमें आदिवासियों को उनके ग्राम सभा में अधिकार दिए कि उनकी बात, कहीं कहीं लगातार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं, वो इस बात उठा रहे हैं कि हमारे परमिशन के बिना किसी भी बाहर के इंडस्ट्री यहाँ पर न आने जाए। तो कहीं के जो स्थानीय मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर देश के जो सर्वमान्य मुद्दे हैं नहीं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रवाद के जो मुद्दे हैं, वहां पर भी गाँव गरीब किसान के जो आदिवासी लोग हैं, वो ये चाहते हैं उनकी परमिशन के कोई भी जो व्यापारी है, जो कोई उद्योगपति है, वो वहां पर बैठ करे। तो यही वो चाहते हैं और यही वजह है कि नक्सलवाद के जो पनपने के कारण यही है कि वहां पर जो लोग हैं, जो इनके साथ अन्याय होता है, वो काफी संख्या में आप देखेंगे जो 29 नक्सली 2 दिन पहले मारे गए, उनमें कई सारे ग्रामीण थे जो नक्सली थे। तो जो विरोध भाव है वो उस क्षेत्र में ना हो, वहां के लोगों तक विकास पहुंचे, वहां के लोगों तक शिक्षा पहुंचे, वहां के लोगों तक विकास पहुंचे। जब तक
वहां से नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि बस्तर जो लोग अधिकांश सीटें नक्सल प्रभावित है। आज मिर्जापुर की बात करूं, वहां पर 2 घटनाएं हुई, जवान घायल। मतदान के दौरान इस तरह की नक्सलियत वारदात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि नक्सली वारदात को कम करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकारों आगे आना चाहिए और विकास के पैमाने पर ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। निश्चित तौर पर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अब जिस समय कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है वो जमीन पर कितने पहुंचते हैं, जनता से कनेक्शन कितना आगे देखने को मिलता है। खैर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रूपेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर आप दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो विधानसभा चुनाव में जो परिणाम हमने देखे, जो आपके दावों से बिल्कुल उलट साबित हुए, क्या जनता के बीच में वो कनेक्शन अभी तक कांग्रेस नहीं बैठा पाई है? जो कनेक्शन बन चुका था भूपेश बघेल के कार्यकाल में, उसको उतना फायदा उसका नहीं ले पाई है कांग्रेस? क्योंकि हमने जो प्रचार प्रसार देख रहे हैं, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में सभाएं रैलियां हुई हैं, तुलनात्मक रूप से देखें तो उतनी सक्रिय कांग्रेस नजर नहीं आई है। रूपेश जी। ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत थी, सक्रिय थी, सक्रिय है, सक्रिय रहेगी। देखिए, तात्कालिक परिस्थितियों में विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम निश्चित रूप से हमारे खिलाफ में आया, जनादेश हमको मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ में जो कार्य किए हैं उसको जनता ने एक सिरे से नकार दी। कहीं न कहीं गठबंधन योजना के नाम पे भाजपा ने जो नहीं, लेकिन रूपेश जी, सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में फिर भी आपके मुद्दे मजबूती से उठाए गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा इंपैक्टफुल ये छवि आ जाती है, तो ऐसे में बड़ा और चुनौती सामने कांग्रेस के लिए हो सकती है। देखिए, चुनौतियां, प्रत्येक चुनाव चुनौती होती है, लेकिन जिस प्रकार से ये सवाल इसलिए क्योंकि रूपेश जी, एक मिनट आपको फिर रोकना चाह रहा हूँ, सवाल इसलिए क्योंकि जनता अगर लोकसभा चुनाव में वोट करती है तो वो देखती है कि देश में किसको बिठाना चाह रहा है, प्रधानमंत्री कौन होगा। नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ मजबूत नजर आता है। रूपेश जी, देखिए, इंडिया गठबंधन में समग्र रूप से जब हमारी बहुमत आ जाएगी तो सभी दल, और उसके बाद जिस प्रकार से देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसको भी रोकने के लिए समग्र रूप से इंडिया गठबंधन जो है, और इनको भाजपाइयों को इंडिया गठबंधन के नाम से भी तकलीफ होती है। ये इंडी गठबंधन बोलते हैं। अरे, इंडिया बोलने में जिस पार्टी को तकलीफ हो, और भाजपा आज अपने विचारों से, अपने मूल उनके जो सिद्धांत है उससे भटक गई है, वो व्यक्तिवादी पार्टी बनकर रह गई है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास योजना के नाम पे भाजपा बार बार दुहाई देती थी। उन योजना के कैबिनेट के पहला निर्णय होने के बाद आज भी छत्तीसगढ़ की जनता को एक पैसा भी नहीं मिला है। ये भाजपा की, मोदी की गारंटी की धज्जी उड़ाई है। इसका लाभ कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में 9 लाख मकान हमने बना करके दिए थे। जी जी, ठीक है, आप अपनी उपलब्धियां आपकी हैं, लेकिन मेरा सवाल वही था कि जनता के बीच में कितना भरोसा आप पैदा कर पाएंगे, कनेक्शन क्या मिलेगा। आप पर आऊंगा, लौटूंगा, लेकिन राहुल जी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। और साथ ही जो आप तमाम दावे करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, लेकिन वही कार्यकर्ता, वही नेता बीजेपी में आ रहे हैं, तो बीजेपी युक्त कांग्रेस हो रही है। तो ऐसे में तमाम ये चर्चा का विषय भी मैं चाहूंगा, जब वोटिंग का टाइम है, बस्तर में वोटिंग हो रही है, तो तमाम आप बातों को कैसे स्पष्ट करेंगे? क्योंकि कांग्रेस से आरोप लगाती है, कांग्रेस के जो नेताओं को आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और पाक साफ उनकी तस्वीर हो रही है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा दे, छत्तीसगढ़ की जनता और देश भर की जनता से विश्वास हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का काम करते हैं। आप देखिएगा, प्रचंड मतों से पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी पुनः सरकार बनाएंगे। और राहुल जी, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, तो उसका निश्चित तौर पर चुनौती बीजेपी के लिए है। बिल्कुल किसी मजबूत स्थिति में नहीं है। आप देखिएगा, कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में पहुंचने वाली है। 2024 का चुनाव सबसे खराब चुनाव होगा, सबसे कम सीटें अगर कांग्रेस के पास आने वाली है तो 2024 का चुनाव होगा, क्योंकि पूरे देश भर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ठान चुकी है कि कांग्रेस को साफ करना है। और आप देखिएगा, प्रचंड मतों के साथ में पुनः नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएंगे और चलाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, आपके तमाम दावे हैं। कौशल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम तरीके से हम देख रहे हैं कि देश भर में ही अलग राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी, उत्तराखंड हो, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में शामिल होने का दौर एक लहर से हमने देखी है। तो ऐसे में तमाम जो आरोप कांग्रेस लगाती है कि कांग्रेस मुक्त करना चाहती है बीजेपी, लेकिन उन्हीं कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लेकर बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है, तो आप किस तरीके से इस तस्वीर को देखते हैं? क्या जनता के सामने किसी तरह की कंफ्यूजन है? जनता अपनी तरफ
से क्लियर है कि किस दल को सत्ता पर बैठाना है, और जनता के लिए कोई कंफ्यूजन की स्थिति आप देखते हैं या फिर साफ तस्वीर नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है कि देश में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें ये वाला जो चुनाव है काफी सेंसिटिव इसलिए माना जा सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता हों चाहे अन्य राजनीतिक दलों के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का जो सिलसिला हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, दूसरे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वोटिंग के एक दिन पहले तक वहां पे जो संभावित जो लोकसभा क्षेत्र के जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आपने जो सवाल उठाया कि कांग्रेस मुक्त भारत और भाजपा युक्त जो कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही है, तो कहीं न कहीं ये भी बात सुनने में आ रहा था कि यदि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर एक प्रवेश कार्यक्रम, प्रवेश उत्सव मनाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है कि जो राजनीतिक दल के लोग भारतीय जनता पार्टी माना चाहते हैं उनके लिए एक प्रवेश उत्सव मनाया जाए। और आप देखेंगे आज भी प्रवेश का एक सिलसिला जारी, आज जब छत्तीसगढ़ में मतदान शुरू हो चुका है, नामांकन का सिलसिला चल रहा है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का सिलसिला जारी है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है तो ये इसी तरह उनका एक ही मोटो है कि कोई भी नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, यदि वो भारतीय जनता पार्टी माना चाहता है तो उनको ले लिया जाए। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि जो करप्शन की जब बात आती है, जब दूसरे दलों में होते हैं उनको खिलाफ जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि आप रोकने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, तो जो जिस भी राजनीतिक दल का नेता हो यदि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, भ्रष्टाचार की शिकायत है या भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, तो उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई है वो किया जाना चाहिए, ना कि आपकी पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं तो आप उनको माफ कर दें। तो जिस तरह की पूरे देश के जो हालात हैं, निश्चित तौर पर ये जो सिलसिला चल रहा है उसके बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में अलग कांग्रेस प्रकोष्ठ बना दिया है। इस तरह की जो बातें आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर प्लेटफॉर्म में बातें आ रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं मुझे ऐसा लगता है कि इससे बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि यदि हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस को नेता उनको आप हरा कर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिठाए ना, वो उनके लोगों को क्यों ले रहे हैं आप? निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक नक्सलवाद का मुद्दा भी लगातार छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा रहा है, हाल ही में जो 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई, भूपेश बघेल का बयान उस पर सामने आया। उन्होंने कहा तमाम जो और भी आदिवासियों को मारा गया है या फिर तमाम तरीके से वो नक्सली नहीं बताए गए जिनको बीजेपी श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। क्या इस तरह के जो बयान सामने आते हैं क्या ये कुछ असर पैदा कर सकते हैं? इसको लेकर क्या सियासत जो गरमाई थी, क्या लोकसभा चुनाव इसका एक आधार हो सकता है? क्या ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में जनता कहीं ना कहीं इसको सुनेगी या फिर आप किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 29 नक्सलियों के मारे जाने की जो घटना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि आप देखें कि इसके पहले लगातार बड़ी संख्या में हमारे जो जवान है वो शहीद हुआ करते थे, लेकिन इस बार नक्सलियों को मारने में जो हमारे जवानों ने सफलता पाई है, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के काम हुए हैं तो इसकी प्रशंसा सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होती है। लेकिन जिस तरह भूपेश बघेल जी और दीपक बैज का बयान है तो बाद में उन्होंने अपने बयान को बदला भी, क्योंकि जो सवाल उठाए थे निश्चित तौर पर वो जवानों के मनोबल गिराने वाला था। और आप देखेंगे इस घटना के बाद हमारे जवानों का मनोबल काफी बड़ा हुआ है और इस तरह के बयानबाजी से निश्चित तौर पर पब्लिक को गलत मैसेज जाता है। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बयानबाजी हुई थी कांग्रेस के लिए वो बड़ा घातक साबित होता चुनाव के दौरान। इसी तरह की जो चीजें कांकेर में जिले में जो घटना हुई उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के जो बयान है तो कहीं कहीं इसको लेकर एक विरोधाभास की स्थिति की जो नक्सली खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके लोग मारे गए हैं, यदि उस पर राजनीति होती है और उस पर जो कांग्रेस के या दूसरे राजनीतिक दल के लोग सवाल उठाते हैं कि वो ग्रामीण है या नक्सली, ये कंफर्म किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बयानबाजी से जो राजनीतिक दल के नेता कहते हैं तो उनको नुकसान होता है। पब्लिक ये सोचती है के लिए भी अच्छा काम हो रहा है। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र जिस जगह वो काफी बीहड़ और काफी सेंसिटिव है, वहां पर आप 4 चक्के से नहीं पहुंच सकते, बाइक से पहुंचना भी काफी मुश्किल। इस जगह पर वारदात हमारे जवान जाकर को मार रहे हैं और उस क्षेत्र के गांव का विकास के लिए बात सभी लोगों को चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि वहां तो ग्रामीण है इसी दहशत में जी रहे हैं। या तो पुलिस की मदद करेंगे तो नक्सली मारेंगे, नक्सलियों की मदद करेंगे तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। तो कहीं कहीं वहां तो वो काफी डरे सहम रहते हैं, तो
को दिलाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नक्सल उन्मूलन बहुत जरूरी है, और नक्सल उन्मूलन जो राज्य सरकार के द्वारा नीति बनाई गई उस दिशा में उनको बढ़ते रहना चाहिए। निश्चित तौर पर काफी कुछ आपने स्पष्ट किया है, और सवाल भी इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सियासी तूल इस पूरे मामले ने पकड़ा था। रूपेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी का ये बयान था, ये सवाल इस दौर में महत्वपूर्ण इसलिए, क्या ऐसे सवाल करके इस तरह के बयान देकर क्या कांग्रेस सियासी रूप से अपना नुकसान कर लेगी या फिर नुकसान आगे उठाना पड़ सकता है? रूपेश जी। ऋषभ जी, भूपेश बघेल जी ने बातें जो कही वो दूसरे तारतम्य में था। निश्चित रूप से उन्होंने जो हमारे जवानों ने जो नक्सलियों को मार गिराया, उनके साहस की प्रशंसा उन्होंने की, और हम सब उन सभी जवानों को हम सैल्यूट करते हैं, उनके साहस को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, और जिस प्रकार से आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में ठूसने का काम भी भाजपा की सरकार ने किया था, और कांग्रेस सरकार बनने के बाद जस्टिस पटनायक की कमेटी बना करके उनकी जांच कराई गई, और जो आदिवासी, जो निरीह आदिवासी थे जिनको नक्सली बता करके जेल में ठूस दिया गया था, उनकी रिहाई कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुआ। तो भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से किसी भी जवान के मनोबल को कम करे या ऐसा कोई मनोबल टूटे, ऐसी बातें उन्होंने नहीं की है। एक समय, एक विषय के अंतरतम्य में जो बातें थी वो था, लेकिन उसके बाद भी हम सब ये चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, और उसके बाद डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद लगातार भाजपा के नेताओं पर हत्या हो रहे हैं, नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। उसके बाद भी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने में असक्षम है, और हमारे जवानों की साहस, अदम्य साहस को हम जितनी भी उनकी प्रशंसा करें कम है, जो उन्होंने नक्सलियों को मार गिराया। ऐसी स्थिति में राजनीति हम कहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है, और तो और गृह मंत्री जी का यह कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक है, अरे भैया उनको जानकारी होनी चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक अन्य दूसरे देशों में होती है, दूसरे देश के साथ जब कार्रवाई होती है उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक अपने घर में ही, अपने प्रदेश में ही, अपने जिले में ही सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता। ठीक है, मुझे लगता है राहुल जी आपने तमाम बातें बड़े ध्यान से सुनी होंगी, और जिस तरीके से मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनता के बीच में काफी चर्चा इस मुद्दे की हुई, और नक्सलवाद निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा भी छत्तीसगढ़ में रहा है। अब जब कांग्रेस ये बात कहती है कि तमाम तरीके से जो बयान दिया उसके अलग अलग आधार उन्होंने बताए, तब बीजेपी अगर पलटवार करती है और जवानों पर बात ले आती है, उस मामले को और भी संवेदनशील कर दिया जाता है, तो क्या बीजेपी सियासी रोटी सेकना चाहती है? ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस की ओर उठते दिखाई देते हैं। राहुल जी। जी राहुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? तो राहुल जी से शायद तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कौशल जी आपके पास आऊंगा, और जिस तरीके से माफ कीजिए कैलाश जी आपके पास आऊंगा, और जिस तरीके से तमाम तरीके से सियासी रूप से हम देख रहे हैं, बयानबाजी का दौर देख रहे हैं, अब तमाम बयानों से कितना नुकसान किसको आपको दिखाई देता है? अभी तक की जो बयानबाजी, कवासी लखमा का हमने बयान देखा, या फिर बयानबाजी का दौर लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में हम देखें, तो क्या कुछ आपको दिखाई देता है? कितनी महत्वपूर्ण बयानबाजी हो जाती है? और चूंकि वोटिंग का टाइम है तो क्या संयम रखना भी हम लगातार देखते हैं, कई नेता संयम नहीं, अगर जुबान से कुछ निकलता है तो वो सियासी तूल भी पकड़ता है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस में क्या स्थिति है, या कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में किस तरह से तस्वीर नजर आती है? देखिए, बस्तर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के एक निचले कार्यकर्ता के रूप में उनको देखा जाता था, और आप मानेंगे वहां पर जो धर्मांतरण के खिलाफ जो सबसे आवाज महेश कश्यप का नाम है, कहीं पे जो धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के बस्तर का सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे का जो अहम चेहरा था उसको कहीं ना कहीं जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में घोषित करके, और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को पार्टी भी ने जो प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ तो जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने वहां पर दीपक बैज का टिकट काटा, जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा है उनको टिकट दिया, उसके बाद से मुकाबला थोड़ा सा मुझे लगता है काफी कड़ा हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो मुकाबला है वो इसलिए भी कड़ा हो जाता है क्योंकि वहां पर जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर अधिकांश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन कवासी लखमा है कि जो है बस्तर के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो आदिवासियों के बीच जो बैठ है, वो एक अलग तरह की छवि उनकी दिखती जाती है। लगातार चुनाव जीतते रहे विधायक के रूप में, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने की बड़ी चुनौती कवासी लखमा के लिए भी है। और जहां तक आपने जो बयानबाजी की, निश्चित तौर पर बयानबाजी का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस
जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं खासकर बस्तर, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की जो पहुंच है वो अंदरूनी इलाकों तक नहीं है, टीवी चैनलों की पहुंच है वो अंदरूनी इलाकों नहीं है, पर जो वोटर है वो इन सब चीजों को देख सके। क्योंकि बयान देने के बाद जो हल्ला मचता है, जो शोर मचता है और जो मैसेज जाता है शहरी इलाकों में ज्यादा जाता है, जहाँ पर टीवी की पहुंच है, जहाँ पर अखबार की पहुंच है या जहाँ पर सोशल मीडिया की पहुंच है। मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर में तो बयानबाजी का पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है, लेकिन दोनों दलों के मुकाबला बहुत कड़ा है और कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं चुनाव जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, शायद राहुल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो अभी जुड़े नहीं है, लेकिन रुपेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम मुद्दों का जिक्र हो रहा है, बस्तर अगर लोकसभा सीट की हम बात करें तो इन मुद्दों को कितना सफल कांग्रेस उठाने में हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब दावा करती है तमाम मुद्दों का जिक्र होता है। आप लगातार जो पुराने मुद्दे आपने अभी बताया वो पिछले कई लंबे समय से आप वो मुद्दे गिनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या अलग स्थिति इस बार आप देखते हैं और जो मुद्दे आपने उठाए हैं वो कितना आप सफल हुए हैं? क्योंकि परिणाम का जब जिक्र होता है तो वो तस्वीर कांग्रेस के दावों से नजर मैच नहीं खाती है, वो तस्वीर नजर नहीं आती है। तो इस बार कितना आप आश्वस्त हैं और क्या उसका आधार आप बताएंगे रुपेश जी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने बस्तर के लिए काम किया, भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में किसान बस्तर के आदिवासियों किसानों की जमीनों को लेकर के कंपनी को दे दी गई। जी रुपेश जी, ऐसे हेलो जी रुपेश जी, आवाज सुन पा रहा हूं आपकी। जिस प्रकार से बस्तर के वनांचल क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन को लेकर के टाटा कंपनी को दे दिया गया था, लेकिन जहां रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे थे, कंपनियां नहीं खुल रही थी, उस बाद जमीन वापस कराई गई। बस्तर के वन तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों की जो जिम्मेदारी महिला समूह को दी गई, महिला, और जिस प्रकार से वनांचल क्षेत्र के लघु वनोपज 4-5 खरीदी करते थे, तो 65 लघु वनोपज की कांग्रेस सरकार ने की। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जिसके कारण बस्तर क्षेत्र का विकास हुआ। बस्तर में भाजपा के कार्यकाल में बस्तर विकास के कोसों दूर था। इस रुपेश जी, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी है, रुक रुक कर आपकी आवाज आ रही है। कौशल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से हम लगातार देखते आए हैं कि विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो महिला मतदाता हैं बड़ी संख्या में, उन राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल था जहां महिला मतदाता बड़ी संख्या में थी। तो इस बार आप छत्तीसगढ़ के अगर लोकसभा सीटों के जिक्र करें, उनमें स्थिति देखें तो महिलाओं की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? क्या महिलाओं का वोट बैंक फिलहाल जो योजना है महिला वंदन, जिस तरीके से योजना बीजेपी लेकर आई है, महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, क्या आपको दिखाई देता है कि बीजेपी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, या कांग्रेस भी इस कड़ी में आगे नजर आती है? कांग्रेस भी किस तरह से महिलाओं को साधने में कामयाब हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में वापसी का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो महतारी वंदन योजना है, जिसके तहत 12,000 रुपए सालाना वो महिलाओं को दी गई है। कहीं कहीं योजना का जो प्रभाव है व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला है और विधानसभा में सबसे इसको जहाँ तक लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी जो महतारी वंदन योजना की जो गूंज है वो गाँव तक, वहाँ की जो महिलाएं हैं, 5 पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये महीने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। तो कहीं कहीं ये जो योजना है इस पर महिला मतदाताओं की बड़ी भूमिका होती है किसी बिहार में। जिस तरह बस्तर में हर बार आपने लगभग महिलाओं का प्रतिशत है और यदि महिला मतदाता जिस पार्टी जिस नेता को जिताना चाहिए उसकी जीत निश्चित है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने जो नारी न्याय योजना की जो लॉन्च की है उसके तहत बस्तर 2.5 लाख फॉर्म भेजे गए थे, जिसके तहत 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। लेकिन इस फार्म को कितने लोगों तक पहुंचाया गया, ये सबसे बड़ा फार्म आप देखेंगे। चुनाव के 6 दिन पहले बस्तर भेजे गए थे और 6 दिन में यदि 2.5 लाख फॉर्म यदि कांग्रेस भरवा देती है और 2.5 लाख फॉर्म तक यदि पहुंच की जो टारगेट यदि उस तक पहुंचे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कठिन चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस भी 1 लाख रुपए महीने देने की घोषणा की, महिलाओं से भी ये फॉर्म भरवा दिया गया। तो कहीं कहीं महिला जो वोटर है वो किस ओर जाएगी ये आने और चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं तो का जो चुनाव कांग्रेस और भाजपा का काफी मुकाबला कड़ा दिख रहा है।
पिछले बार मोदी ठीक है कौशल जी, समय की कमी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि जो बस्तर का मुकाबला आज दिखाई दे रहा है, क्या कुछ आप इस मुकाबले को लेकर कहेंगे? कितनी कड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की दिखाई देगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 का मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है, तरह की स्थिति वहां पर हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर आमने सामने का बराबरी का मुकाबला है। रूपेश जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपका आज की वोटिंग को लेकर। जी रूपेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी आज के मुकाबले को लेकर। जिस प्रकार से बस्तर की जनता भाजपा के 3 महीने के कार्यकाल में प्रताड़ित हुई है, परेशान हुई है, और कांग्रेस के जो ये योजना, न्याय पत्र जो जारी किए हैं, और मोदी की जो झूठ जुमलेबाजी की जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र है, उसके खिलाफ मतदान करते हुए, कांग्रेस पर अपना विश्वास जताते हुए जनता मतदान कर रही है, और जनता मतदान के पश्चात कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है बस प्रथम चरण के चुनाव में बस्तर में। निश्चित तौर पर आप यहां पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। राहुल जी से संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है, वो भी क्योंकि कॉन्फिडेंट काफी नजर आ रहे थे, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आएंगे। आपके जो मुद्दे आपने बताए, जो दावा आपने किया है, कितना जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर पहले फेज में वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान हो रहे हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, तो कांग्रेस के भी अपने तर्क हैं, अपने दावे और अपने भरोसा कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ दिलचस्प मुकाबला यहां पे होने के बाद परिणाम आते हैं, क्या कुछ परिणाम में किसके दावे निकलकर सामने आते हैं और जमीन पर क्या स्थिति नजर आती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।